नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। अंग्रेजों के ज़माने में जब इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाता था और लोग इंसाफ की चौखट पर पहुंच तक नहीं पाते थे, तब भी उस वक्त भी अदालतों में मुकदमों का बोझ शायद इतना ज़्यादा था कि मशहूर शायर और जज रहे अकबर इलाहाबादी को एक फरियादी की गुहार पर अदालत के डायस पर बैठे बैठे एक शेर पढ़ना पड़ा था। वो शेर है, मुझसे इंसाफ की तलब ये कैसी नादानी है, अदालत का मैं हाकिम हूं वो दीवानी है। कहा ही गया है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिला न्याय का कोई औचित्य नहीं रह जाता। देश में जजों की संख्या में भारी कमी और मुकदमों का बोझ साल दर साल लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कम अदालतों और जजों के बीच ताज़ा तरीन खबर यह है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च अदालत में 4 जजों की नियुक्ति का मामला फंसता नजर आ रहा है। मंथन आज इसी पर। सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों ने नियुक्ति संबंधित कॉलेजियम प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। दोनों न्यायाधीश शीर्ष अदालत के 5 न्यायाधीशों के कॉलेजियम के सदस्य हैं। जानकारी के मुताबिक इन्होंने चीफ जस्टिस यू ललित की ओर से भेजे गए सुप्रीम कोर्ट के वकील सहित 4 नए न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश करने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। आपको यह भी बता दें कि सीजीआई ने कॉलेजियम के अन्य सदस्यों को एक प्रस्ताव भी भेजा था। इस प्रस्ताव में उच्च न्यायालय के 3 मुख्य न्यायाधीश और एक वरिष्ठ वकील को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति देने के कॉलेजियम के सदस्य न्यायाधीशों की लिखित मंजूरी भी मांगी गई थी, लेकिन कॉलेजियम के 2 सदस्यों ने सीजीआई द्वारा प्रत्यक्ष चर्चा करने की परंपरा को तोड़कर प्रस्ताव भेजने और लिखित सहमति देने पर आपत्ति जताई है। दरअसल चीफ जस्टिस यू ललित का कार्यकाल आगामी 8 नवंबर तक है। रिक्त पदों को भरने के लिए कॉलेजियम की मंजूरी मिलने के लिए रिटायरमेंट से 1 महीने पहले के नियम का हवाला देकर उसी नियम को देखते हुए किसी नाम की सिफारिश की जा सकती है और सिफारिश कुल मिलाकर इस जगह अगर किसी नाम की सिफारिश भी मुश्किल है। उसी नियम के तहत सीजीआई ललित 8 अक्टूबर के बाद कॉलेजियम की बैठक आयोजित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह 8 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। संयोग से सुप्रीम कोर्ट जब 10 अक्टूबर को फिर से बैठेगी तो उस वक्त कॉलेजियम मिल सकता है, लेकिन तब तक 1 महीने से कम का नियम लागू हो जाएगा। ये कुल मिलाकर यहाँ जो पूरा मसला है। अब आपको ये भी बता दें कि कॉलेजियम को लेकर समय समय पर तरह तरह की सी बातें उठती रही, सवाल भी उठते रहे हैं और पूर्व में कॉलेजियम को लेकर सरकार और जुडिशरी के बीच भी बहुत पहले तनातनी हो चुकी। 2014 में यूपीए की सरकार ने एक अलग सिस्टम, एक अलग तंत्र कॉलेजियम को हटाकर विकसित करने की कोशिश की थी। उसके बाद ये संभव नहीं हो पाया। उसके बाद भी कई बार इस तरह के प्रयास किए गए और हरदम ये कहा गया कि जजों की नियुक्ति कॉलेजियम से ही होनी चाहिए और ये उनका विशेषाधिकार है। लेकिन चाहे वो जजों के बीच का विरोधाभास हो या फिर केंद्र सरकार के द्वारा सुझाए गए नामों को लेकर हो, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र और स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए ये ठीक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जजों की नियुक्ति में देरी होना ठीक नहीं है। जजों की नियुक्ति जब समय से होगी तो मुकदमों का निस्तारण होगा और एक आम आदमी जो वर्षों से न्याय के लिए भटक रहा, कम से कम उसे वक्त पर न्याय मिल पाएगा। लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाई गई संवैधानिक संस्थाओं में भारतीय न्यायपालिका को गौरवशाली स्थान प्राप्त है, सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। न्यायिक प्रणाली में लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1993 में कॉलेजियम सिस्टम का एक नया तंत्र स्थापित किया गया था। कॉलेजियम प्रणाली का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय उनकी व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि न्यायपालिका में सर्वोच्च सत्यनिष्ठा वाले न्यायाधीशों
कि एक निकाय द्वारा सामूहिक रूप से बनाई गई न्याय के आधार पर ही नियुक्तियां होती हैं। न्यायपालिका में नागरिकों, भारतवासियों के विश्वास को बनाए रखने के लिए कॉलेजियम को कानून का सतर्कतापूर्ण पालन करते हुए अपनी स्वतंत्रता के हनन से खुद को बचाना चाहिए। यही लोकहित में है और यही जनहित में है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम की दक्षता को लेकर समय समय पर, इसकी स्वतंत्रता को लेकर भी लोग सवाल उठाते रहे, न्यायिक नियुक्तियों को लेकर भी सवाल उठते रहे और एक बार फिर कॉलेजियम की नियुक्तियों को लेकर 2 जजों ने अपनी आपत्ति जताई है। जो कॉलेजियम से नियुक्तियां होने जा रही हैं उसमें 2 जजों ने कहा कि भाई उनसे चर्चा आमने सामने होनी चाहिए। दरअसल कॉलेजियम सिस्टम की वजह से न्यायपालिका में बल्कि जजों की नियुक्ति में देरी होना यह किसी से छिपा नहीं है। इसको लेकर यूपी सरकार ने भी बदलाव की कोशिश की थी 2014 में, जैसा मैंने आपको बताया, और एनडीए सरकार ने आई तो फिर उसने भी ये कोशिश की। सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग एक्ट भी पास कराया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अभी हाल में ही केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू भी कॉलेजियम सिस्टम की वजह से न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में देरी पर चिंता जता चुके हैं। अब सवाल इस बात का है कि एक तरफ हमारे देश की निचली अदालतें या अदालतों से लेकर शीर्ष अदालतों तक कितने सारे केस वर्षों से पेंडिंग है, ढेरों केस, अंबार लगा हुआ है फाइलों का, ऊपर से जजों की नियुक्ति में देरी हो रही है और इस देरी से आम आदमी सफर करता है। और जैसा मैंने इस मंथन के शुरुआत में ही कहा, और हमने ये नहीं कहा, बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे न्यायाधीशों ने, बहुत सारे लोगों ने, न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों ने टिप्पणी की है कि देर से मिला न्याय अन्याय की ही तरह होता है, कहलाता। लेकिन जो मुकदमों की देरी का जिक्र कर रहे हैं उनमें फैसले नहीं हो रहे हैं। तमाम बार होता है कि भाई फास्ट ट्रैक अदालतों पे गंभीर मामलों के मुकदमे होंगे, कुछ होते भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर ओवरऑल देखा जाए तो वास्तव में फाइलों का अंबार है और त्वरित न्याय संभव नहीं हो पा रहा है। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर यूपी की सरकार भी चिंता पहले व्यक्त कर चुकी है और उस वक्त यूपी की सरकार ने 15 अगस्त 2014 को कॉलेजियम सिस्टम की जगह एनजीएसी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को असंवैधानिक करार दिया था। और इसके बाद जब एनडीए की सरकार आई तो फिर इन्होंने भी एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग एक्ट भी पास कराया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो कुल मिलाकर ये पूरा मसला है और वास्तव में ये बहुत गंभीर और बड़ा संवेदनशील मसला है। इसलिए बहुत सोच समझकर हमारा जो आज इस पर विद्वान जो हमारे साथ कई विद्वान भी इसमें जुड़ने वाले हैं जो मंथन में, और मेरा उद्देश्य ये है कि कुल मिलाकर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें हों, कम से कम जो मुकदमों का बोझ है, जो चीज़ें इस तरह की हो रही हैं, एक तरीके से न्यायिक व्यवस्था थोड़ा और तेज हो, क्योंकि ये तब तेज होगी जब अदालतों में जजों की नियुक्ति होगी, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जो भी होंगे, नीचे से ऊपर तक जो जजों के स्वीकृत पद हैं उन्हें भरा जाएगा और उसके अलावा त्वरित निस्तारण होगा मुकदमों का। तब वास्तव में इस देश में मुझे लगता है कि न्यायिक प्रणाली और मजबूत होगी। भारत के न्याय व्यवस्था पर आम लोगों का, भारत के प्रत्येक नागरिक का अटूट विश्वास है। व्यक्ति जब भी हर जगह से निराश हो जाता है तो वो अदालत जाता है, और अदालतें चाहे वो निचली अदालतें हों, चाहे हाई कोर्ट हों और चाहे सुप्रीम कोर्ट हों, बहुत देश हित के, राष्ट्र हित के बहुत सारे मसलों पर वो सीधे कॉग्निजेंस भी लेते हैं, सीधे संज्ञान लेते हैं और सीधे उसमें एक्शन भी होता है। शायद एक आम आदमी के मन में ये बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो, अगर हाई कोर्ट ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये एक आम धारणा है, जन धारणा है, क्योंकि अदालतों ने, शीर्ष अदालतों ने हम इस देश की या जो भी सम्मानित न्यायाधीश हैं उन समय समय पर वो एक नई दिशा देते रहते हैं सरकारों को और फटकारते भी हैं। तो ये अपने आप में इस प्रणाली का, इस सिस्टम का, न्यायिक व्यवस्था का मजबूत होना बहुत जरूरी है। मेहमानों से परिचय करा देते हैं। पूर्व न्यायाधीश सीबी पांडे साहब जुड़ गए हैं, वर्षों तक इस व्यवस्था में जुड़े रहे।
सीबी पांडे साहब, बहुत स्वागत आपका, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। कुलपति, अवध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार आपका। सुनील कुमार सिंह, सुप्रीम कोर्ट के बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बहुत स्वागत सुनील जी आपका, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत अभिनंदन आपका वक्त देने के लिए। विनीत आनंद साहब, सुप्रीम कोर्ट के बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ़ कीजिएगा। मीरी नकवी साहब भी जुड़ गए हैं हमारे साथ में। नकवी साहब पूर्व जज हैं और बहुत लंबा अनुभव रखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत विद्वान हैं। और मैं कुल मिलाकर सभी से गुजारिश करूंगा कि इसमें एक महत्वपूर्ण ये चर्चा है, बेहद महत्वपूर्ण है। आप लोगों से ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं इस विषय को बहुत जानता नहीं हूँ, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते जो आम नागरिक में न्यायपालिका का जो विश्वास है वो विश्वास और कायम रहे, उसके लिए क्या बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। मुझे लगता है पूर्व जस्टिस सीबी पांडे साहब के पास चलते हैं। पांडे साहब का लंबा न्यायिक अनुभव है। पांडे साहब, मेरा यही पहला इस मंथन का प्रश्न है कि नीचे से ऊपर तक मुकदमों का ढेर सारा अंबार है और जजों की नियुक्ति को लेकर चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, कहीं ना कहीं वो स्पीड दिखती नहीं है। कहीं कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठते हैं। अभी 2 जजों ने ये कहा कि भाई वो उन्होंने असहमति जताई है 4 जजों की नियुक्ति पर, जो कॉलेजियम के जो 2 सदस्य हैं। तो इसको लेकर आप किस तरह आप देखते हैं और क्या नज़रिया है आपका? और कहीं अगर मैं कुछ गलत हूं तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। आप जी, आवाज मिल रही है आप? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं पांडे साहब आपको। हाँ, मेरा इसको आप ऐसे देखिए कि इस बात में तो 2 राय नहीं हो सकती है कि कॉलेजियम सिस्टम के नाते जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें बहुत विलंब हो रहा है। अब करीब करीब सभी हाई कोर्टों में पद खाली हैं। कॉलेजियम सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति जो है हाई कोर्ट में होती है और सुप्रीम कोर्ट में होती है जी। सबऑर्डिनेट कोर्ट में इस कॉलेजियम से कोई मतलब नहीं है। तो सभी हाई कोर्टों में और करीब करीब और 4 जैसा देखा कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी जगहें खाली हैं और इसके लिए ये हमेशा विलंब होता है और बहुत लंबे समय तक जगह खाली रहती है। तो ये तो कॉलेजियम सिस्टम के में जो भी अच्छाई बुराई की बात हम बात करेंगे, लेकिन ये बात है कॉलेजियम सिस्टम इस काम को करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है कि हम समय से जजेस की नियुक्ति कर दें और सारे पदों को भर दें। पहले भी सुप्रीम कोर्ट कहता है या कहता है कि जब हम कॉलेजियम सिस्टम से नाम भेजते हैं तो गवर्नमेंट समय से नहीं उसको फाइनलाइज करती है, उसको अंतिम रूप नहीं देती है, और गवर्नमेंट कहती है कि नहीं ये समय से नाम नहीं देती या सही जिनका नाम देते हैं उन पर तमाम क्योंकि हम जांच कराते हैं तो पता लगता है कि वो नाम ठीक नहीं है, तो मुझे बार बार उस पर जांच करना पड़ता है। तो एक दूसरे पर दोषारोपण भी होता रहता है, फाइलें आती रहती है जाती रहती है। तो एक तरह से ये कॉलेजियम सिस्टम अपॉइंटमेंट के मामले में जितनी दक्षता से काम करना चाहिए वो नहीं करता। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जजेज नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से हाई कोर्टों में जो आप पेंडेंसी देख रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी देख रहे हैं भारी पेंडेंसी है। और क्या पेंडेंसी को पैमाना मत मापिए कि कितना पेंडेंसी है। सबसे बड़ी बात है कि एक मुकदमे 20-20 साल 25 साल भी तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेरे मुकदमे 15 साल 20 साल में तय हो जाएंगे। वो लोग इंतजार में लगे रहते हैं। एक नहीं, इस तरह लाखों मुकदमे ऐसे हैं जिसमें कि हाई कोर्टों में जिसमें कि 10 साल से 20 साल का समय लग गया उनके मुकदमे फैसले होने। तो ये भी इसका भी जिम्मेदारी कॉलेजियम सिस्टम को ही जाएगा, क्योंकि वो जज नहीं चुन पा रहे हैं जो कि मुकदमे के जल्दी निस्तारण कर पा रहे हैं। ये भी एक तरह से स्पष्ट हो गया। अब तीसरी बात यह है कि देखिए, तो जजेस में आपस में कॉलेजियम में जो तालमेल नहीं बैठता है, ये तीसरा एक बहुत कारण है कि डिले होने। अब सुप्रीम कोर्ट में देखिए यही मामला देखिए खुल के आ गया। सुप्रीम कोर्ट का में कॉलेजियम होना था पिछले फ्राइडे को, कॉलेजियम के सारे जजेस नहीं बैठे। अब बात आ रही है कि वो लिखित आप दिए, लिखित की कोई परंपरा है नहीं। अब ये सब लोग समझ रहे हैं कि उस समय जिस समय सुप्रीम कोर्ट में जो फ्राइडे को पिछले फ्राइडे को कॉलेजियम बैठने वाली थी जिसमें कई नामों को उनको रिकमेंड करना था, उसमें आपस में मैं यही समझता हूँ, मुझे जो आम आदमी की जो धारणा ये बनती है कि उसमें इन लोगों में आपस में तालमेल नहीं था और तालमेल न होने के कारण ये स्थिति पैदा हुई
और जब सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर अगर कोलेजियम सिस्टम में लगेगा तो आप इसका पूरा प्रभाव हाई कोर्ट के लेवल पर भी पड़ना निश्चित है। निश्चित रूप से हाई कोर्ट में भी जो कोलेजियम बैठती है हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, उनमें भी आप समझ लीजिए किसी तरह का तालमेल न होने से नाते कई बार बैठते हैं, नाम फाइनलाइज नहीं हो पाता, फिर वो कोलेजियम टल जाती है, सालों साल तक कोलेजियम में बैठती है। तो इसलिए इस कोलेजियम सिस्टम को आप समझ लीजिए कि किस तरह फंक्शन करे। अब जहां तक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही फैसला कर दिया है कि उसकी जरूरत नहीं है, हम बेहतर ढंग से करेंगे। तो मैं उस पर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के कोशिश पर नहीं जा रहा हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही फैसला कर दिया कि हम खुद कोलेजियम सिस्टम से जो हमारा चला रहा है उसी करेंगे। तो अब आप देखिए किस तरह से अब समय ये जैसे दिख रहा है, ये लग रहा है कि जो 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 आदर्श उन्होंने खुद अपने तय किए उस आदर्श का पालन नहीं करना। जी ठीक बात। बीडी नकवी साहब के पास चलते हैं। नकवी साहब, जस्टिस पांडे साहब ने ये बात बता दी बहुत अच्छी तरीके से कि कोलेजियम सिस्टम दक्षता से काम नहीं कर पा रहा, वजह कुछ भी हो, और उन्होंने वजह भी मोटे मोटे तौर पर बताई कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों के पद खाली रहेंगे, वहाँ मुकदमे 22-22, 25-25 साल, ये बहुत कम अवधि है, बहुत इससे ज़्यादा अवधि के मुकदमे हैं, और लोग और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मुकदमे लड़ना एक सामान्य आदमी की बस की बात नहीं है, बस की बात नहीं, बस से बाहर है। आदमी सब कुछ गंवा देता है, मुकदमे नहीं लड़ पाता। बहुत गंभीर स्थिति है, क्योंकि दूरियां भी इतनी हैं, बहुत सारे जो वकील खड़ा करने के लिए बहुत सारी उनको संसाधन जुटाने पड़ते हैं, तो इतना आसान काम है नहीं वहाँ पे। तो एक बात पांडे साहब ने कही कि भाई ये दक्ष नहीं है सिस्टम, तो क्या और कोई सिस्टम लागू होना चाहिए? और हम आज जो मंथन कर रहे हैं नकवी साहब, वो इस बात पर कर रहे हैं कि भाई जो हमारा आम आदमी जिसका अटूट विश्वास है न्यायपालिका में, वो आंख बंद करके विश्वास करता कि कोर्ट ने कहा ये पत्थर की लकीर है, तो वो उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। तो फिर वो कैसे, उसको न्याय कैसे मिलेगा नकवी साहब? जी देखिए, ऐसा है कि हमारे सीनियर पांडे जी ने बहुत अच्छी तरह चीजों को बताया, लेकिन जो बात है वो ये है कि किसी भी सिस्टम में डेमोक्रेसी के सक्सेस का इन्हिसार, डिपेंडेंस इस बात पे है कि हर इंसान अपनी ड्यूटी समझे। ड्यूटी टुवर्ड सोसाइटी इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। जब तक ऑनरेबल जजेस, सीनियर जजेस अपनी ड्यूटी नहीं समझेंगे, कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। मैं दूसरी बात को आपको बताता हूँ, कोलिजियम सिस्टम सही कहा कि वो चीजें अपनी अच्छी तरह नहीं कर पा रहा है, और जो पब्लिक के अंदर ये चीजें फैल रही हैं, ये बात के कहीं ना कहीं जो सिस्टम में काम नहीं कर रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि जो हमने बात पर गौर नहीं कर रहे, जजेस की गिनती बढ़ा देने से, नंबर बढ़ा देने से काम नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, उत्तरांचल के अंदर जो अपॉइंटमेंट है, ऑफिसर्स हैं, वो ज्यादा हैं, काम कम है। ये जो हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन है जजेस का और लिटिगेंट का, पब्लिक का, वो एक तो सही नहीं है। इसमें हमारे ऑनरेबल जजेस को ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात, यहाँ पर कुछ सेक्रेटरीज बना दिए हैं, जजेस को बिल्कुल पैरालाइज कर दिया है। हाई कोर्ट जजेस से लोग डरते हैं, सारा काम ऑनरेबल हाई कोर्ट खुद करना चाहता है। जो डिस्पोजल केसेस का नीचे लोअर कोर्ट में हो सकता है, वो डर की वजह से नहीं हो पाता। ये बहुत बड़ी बात है। लोग इस बात को नहीं साहब किस डर की बात करें, जब थोड़ा क्लियरिफाई करिए। ये चूंकि बहुत ये बौद्धिक चर्चा है, ये कोई डिबेट नहीं है, ये बहुत बौद्धिक चर्चा है, ये मंथन है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। मैं एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते, एक जिम्मेदार पूर्व जज होने के नाते बात कर रहा हूं। जो मैंने महसूस किया है, मैं बराबर इस बात को लिखता भी रहा जब मैं था पोस्ट पे। नंबर बढ़ा देने से काम नहीं होगा। सवाल यह है कि लोग अपना काम करें, डिस्पोजल करें। जो रिलीफ लोअर कोर्ट से मिल सकता है, वो रिलीफ हाई कोर्ट से मिलता है, ताकि जजेस डिमोरलाइज्ड हैं, काम नहीं करते, एक्शन से डरते हैं। ये एक अजीब सी स्थिति बता रहा हूं आपको, कोई नहीं बताएगा। मैं प्रैक्टिकल जज होने के नाते बता रहा हूं कि जो डिस्पोजल मजिस्ट्रेट के यहाँ से, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से, एडीजे के यहाँ से हो सकता है, उसे आदमी को आज हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। ये अजीब बात है कि ऑनरेबल जजेस ये समझते हैं, हाई कोर्ट जजेस, के सारा न्याय हम ही करेंगे। अरे भाई, एक सिस्टम है, नीचे से डिस्पोजल होगा तो ऊपर जाना ही नहीं पड़ेगा। जो ये एक लिटिगेंट समझ सकता है जो मैं बात कर रहा हूँ, पब्लिक इस बात को अप्रिशिएट करेगी कि जो स्थिति है तो डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉपर हो, लोग अपना कोटा पूरा करें। लोक अदालत से फायदा हुआ नहीं हुआ? देखिए, लोक अदालत जैसा इंस्टीट्यूशन, इसका हमारा इनोवेशन हुआ हमारी जुडिशरी के अंदर, उससे फायदा हुआ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से फायदा हुआ। क्या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में ना होकर डिस्ट्रिक्ट क्या नहीं हो सकता? उस जिले की प्रॉब्लम है तो वो हो सकता है ना। तो इस चीज को समझना होगा।
इस सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए लोगों के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भरनी होगी, ट्रस्ट पैदा करना होगा, तब सिस्टम अच्छा चलेगा। कोलिजियम सिस्टम, अब एक सिस्टम था पहले के हिसाब से एग्जीक्यूटिव, अब आप बताइए अपॉइंटमेंट ही हमारे मुल्क में, शायद दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जुडिशरी जजेस को अपॉइंट करती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लॉ ऑफ कंटेम्प्ट के अंदर अमेंडमेंट नहीं हुआ और पार्लियामेंट को ध्यान देना होगा। लॉ ऑफ कंटेम्प्ट को अमेंड करना जरूरी है। ट्रूथ डिफेंस नहीं है उसके अंदर, कोई क्या कहेगा अपनी बात। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गरीब लिटिगेंट हिंदुस्तान का जा नहीं सकता। ये मैं कोई अच्छे हैसियत का आदमी भी हाई कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ सकता। इतनी बड़ी फीसेस वकीलों की, क्या कौन सा न्याय देने जा रहे हैं हम इस मुल्क के अंदर? तो चीजों को बदलना होगा, जिम्मेदारी के साथ बदलना होगा, अच्छे ऑफिसर्स को मोटिवेट करना होगा अच्छा काम करने के लिए। तो ये चीज है जो ट्रस्ट बिटवीन द ऑनरेबल हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जो आज बहुत कम है। जी चौहान साहब, ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत सारी बातें नकवी साहब ने कही। सुनील कुमार सिंह के पास चलते हैं। सुनील जी सुप्रीम कोर्ट के बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और अक्सर हमें समय दे देते हैं के न्यूज़ को। बहुत शुक्रिया सुनील जी। ये जो कोलेजियम सिस्टम को लेकर फिर एक बार चर्चा हुई है और 2 जजों ने असहमति जताई कि भाई वो उनसे चर्चा नहीं हुई, डिस्कशन नहीं हुआ। तो एक तो पहली इसमें आपका क्या नज़र और नज़रिया है आपका, और दूसरा कि जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, जैसा कि नकवी साहब ने कहा कि बहुत महंगा है मुकदमे लड़ना और आम आदमी लड़ ही नहीं सकता, जस्टिस पांडे जी ने खारिज कर दिया, कोलिजियम सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। सुनील जी। सबसे पहले मैं अपने वरिष्ठ पैनल मेंबर्स को प्रणाम करता हूं और अपने भाई आनंद का स्वागत करता हूं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो मैं कोई वरी नहीं हूं। इन लोगों के तजुर्बे के आगे हमारा तजुर्बा कम है, फिर भी मैं अपने नजरिए से बताता हूं। जज कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ, जज डिफेंसलेस होता है। दोनों माननीय पैनल के मेंबर्स का क्रिटिसिज्म सर माथे है, उसका मैं इस्तकबाल करता हूं। इट इज वेरी इजी टू से समथिंग, लेकिन वो जज वहां बैठा है, वो टीवी पे आ नहीं सकता, अपनी बातों को कह नहीं सकता। जब हमारे ये मेंबर्स भी रहे होंगे अपने चेयर पे, तो उनकी बड़ी बंदिशें रही होंगी। जजेस जो मेहनत करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो लेते हैं या जो देखते हैं, हमारे असेसमेंट में जो मैं सिर्फ हमें ज्यादा यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो तजुर्बा है, या कभी मैं हाई गया, निचली अदालत भी जाता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गया हूँ, हमने देखा है कि हमारे हिंदुस्तान के शीर्ष कोर्ट से लेकर के निचली अदालत तक जजेस बहुत अच्छे हैं। ज्यादातर वे कोई होंगे, वो हमारे नॉलेज में नहीं है, एंड नो वन शुड कंडेम अ जज। अब मुद्दे पे आते हैं कि कोलेजियम के मेंबर ने निर्णय लिया, लेने में देरी किया, जो कुछ भी। जो निर्णय 2 मेंबर्स ऑनरेबल जजेस ने लिया, वो अपने ही आदेश से बंधे हुए हैं और आपके भारत सरकार के उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं। उसमें 3 शब्द कहा गया है। अब तक 4 जजेस के केस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसको कॉमनली जजेस केस कहा जाता है, जजेस अपॉइंटमेंट केस कहा जाता है। पहला केस था श्री एसपी गुप्ता जी, सीनियर एडवोकेट थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सबसे पहले उन्होंने इसको शुरू किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने एक मुकदमा किया, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रेफरेंस आया, और उसके बाद जो ऐसा आपने कहा एनजेएसी का केस आया। तो पहला जो जजमेंट आया इस मुद्दे पे कि कैसे अपॉइंट होना चाहिए और कि किसके ओपिनियन की उसमें वजन हो। माफी के साथ मैं रोक रहा हूं, बस एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, चूंकि ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो सुनील जी से चर्चा करेंगे, वो बड़ी महत्वपूर्ण तथ्य रख रहे हैं। जी आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। छह माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोलेजियम सिस्टम जो जजों के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्ति करता है, उसको लेकर पूर्व जस्टिस सीबी पांडे ने सवाल उठाया कि भाई ये ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने यही सवाल किया था कि आप पर इसके बारे में उनका क्या नजरिया है। उनकी अधूरी बात ही रह गई थी। सुनील जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो चार जजमेंट्स जो आए इस मुद्दे पर, इस पे जो दूसरा जजमेंट था वो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और रिकॉर्ड एसोसिएशन का, वहां पे इससे पहले में कहा गया था कि सरकार का इस पर आधिपत्य रहेगा और उनकी ओपिनियन जो है उसको प्राइमेसी दी जाएगी। सरकार अपॉइंट करती थी, जैसा हमारे जस्टिस पांडे सर ने कहा, पहले सरकार करती थी, बाद में। फिर उसके बाद जब दूसरा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया इस मुद्दे पे, तो उसमें 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए कि इंटीग्रेटेड डिसीजन होना चाहिए, पार्टिसिपेटरी होना चाहिए और कंसल्टेटिव होना चाहिए। ये कोलेजियम सिस्टम के लिए कहा गया और कैसे कोलेजियम को काम करना चाहिए। दूसरा जो द्वितीय निर्णय था, इससे न्यायपालिका का इस पर प्राथमिकता दर्ज कराया गया और चीफ जस्टिस ओपिनियन को से महामहिम उसको कंसल्ट करेंगे, अपॉइंट करेंगे। और सरकार की जो सहभागिता थी वो भी है, आईबी रिपोर्ट है और तमाम एलआईयू रिपोर्ट है, लेकिन जो प्रमुखता थी वो चीफ जस्टिस के ओपिनियन की। फिर इसको और डेवलप किया गया इसीलिए कि सिर्फ अकेला चीफ जस्टिस जो है निर्णय नहीं लेंगे, तो चीफ जस्टिस चूंकि इसको और लोकतांत्रिक करने के लिए और इसको डेमोक्रेटिक करने के लिए 5 वरीयतम जो माननीय न्यायमूर्ति गण होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन 5 की ओपिनियन मिल करके जाएगी। इसीलिए इसमें कहा गया था कि आपस में इंटीग्रेटेड होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कंसल्टेटिव होना चाहिए। मैं खुल के बोल देता हूं, चूंकि तमाम अखबार में नाम आया है माननीय जज का, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस चंद्रचूड़ जी का नाम आ रहा है। उन्होंने यही कहा है कि जो स्टैब्लिश नॉर्म्स है और जो जजमेंट है उसमें कहा है कंसल्टेशन, तो कंसल्टेशन सिर्फ हो जाना मात्र नहीं है। उन्होंने कहा फिजिकल आप सामने बैठिए, डिस्कस करिए, वो कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन वो एक्चुअल होना चाहिए। इस बात पे उन्होंने अपना वहां वो निर्णय लिया। जो 5 नाम आए थे, जहां तक मुझे ज्ञान है मीडिया आप लोग के जरिए, उस किसी भी नाम पर, 4 नाम पर किसी मेंबर को, माननीय मेंबर को कोई आपत्ति नहीं थी। जस्टिस चंद्रचूड़ और एक कोई और ऑनरेबल जज है जिनका नाम नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस है, तो उनका कहना था कि ये ऐसा मैसेज चला जाएगा
कि इसमें एक कोई नाम थे जो कि होने वाले चीफ जस्टिस भी हो सकते थे, तो ये मैसेज जाना बड़ा गलत होगा कि कोलेजियम सिस्टम जो है, जो ये अधिशासी गण है, ये जो इनकी मीटिंग अब पेपर पे होती है, तो एक रॉन्ग मैच चला जाएगा। और अभी कोई समय नहीं गया है, माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय के निवर्तमान होने के समय में अभी 29 दिन है, अभी कोई देर नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है सुनील जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी समय है, अभी कोई बहुत यहाँ दिक्कत नहीं है। विनीत आनंद साहब के पास चलते हैं। विनीत आनंद साहब, कोलेजियम सिस्टम को लेकर बीच बीच में सवाल उठते रहे हैं। ये कहा जाता है कि भाई राष्ट्रीय न्यायाधिकरण और तमाम इस तरीके की बॉडी बनाने की बात होती रही। जस्टिस पांडे साहब ने बेबाक होकर कहा, नकवी साहब ने बहुत सारे अनुभव के आधार पर सवाल उठाए कि भाई अब इससे काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि जो आपके पास हैं जज, उनका भी मैनेजमेंट नहीं है कि भाई उत्तराखंड में ज़्यादा जज है, वहाँ काम कम है, जहाँ काम ज़्यादा वहाँ ये एक अलग पहलू है। लेकिन सफरर जनता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मुकदमे लड़ना आसान बात नहीं है, बिल्कुल लड़ ही नहीं सकता आदमी 20-20 साल 25-25 साल मुकदमे। और ये कोलेजियम सिस्टम पर बार बार सवाल उठ रहा। पांडे साहब ने कहा यह दक्षता से काम बिल्कुल नहीं कर रहा। आपका नजरिया? आप अनम्यूट करिए विनीत जी, आपको दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं। मेरा प्रणाम जी। सारे जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े जूरिस्ट आए हैं और मेरे से सारे ही बड़े हैं, तो मैं सबका जो मैंने सुना, मैं अपना खाली अपने भाव व्यक्त करूंगा। क्योंकि आज की डेट में जो कोलेजियम सिस्टम है, कोलेजियम सिस्टम भी काम कर रहा है सिर्फ इस चीज के लिए बनाया गया है या काम कर रहा है कि केसेस काम हो। हम मुद्दे से भटक रहे हैं कि केसेस जो पेंडेंसी है लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो केसेस की पेंडेंसी कैसे खत्म हो। सर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि लोक अदालत में केसेस की पेंडेंसी बहुत कम हुई है, जजेस का भी उसमें भार कम हुआ है। मगर हम दूसरा ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं बना रहे हैं जहां पर जजेस का भार कम हो और जहां पर दूसरा तरीके से आर्बिट्रेशन हो गया, जैसे मीडिएशन हो गया, कंसिलिएशन हो गया, फैमिली डिस्प्यूट्स को अलग ले जाकर के हम ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं बनाते हैं कि 4-4 केस फैमिली कोर्ट के अलग अलग केसेस अलग अलग कोर्ट्स में चलते हैं, कि एक जगह कोई एक जज उन्हें क्यों नहीं डिसाइड कर सकता। तो एक ही फैक्ट्स पे, एक ही चीज पे एक ही केस चलता है, मगर 4 अलग अलग जजेस के पास पेंडेंसी है। ऐसा कोई सिस्टम हमारे को आज के करंट सिस्टम से थोड़ा सा डिविएट होकर के हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हम डिविएट करके अपनी पेंडेंसी कैसे कम कर सकते हैं। तो आज की डेट में खाली मेन चीज ये कि अगर हम कोलेजियम सिस्टम को ही बोले कि कोलेजियम सिस्टम की वजह से पेंडेंसी है, मैं ये बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। खाली कोलेजियम सिस्टम की वजह से पेंडेंसी नहीं है, पेंडेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की वजह से भी है, जो आज की डेट में जजेस के ऊपर है। जैसे सर ने बताया कि जस्टिस चंद्रचूड़ ही वो सिटिंग, वो अपना बैठ करके रात को उस दिन जिस दिन ये कोलेजियम सिस्टम की मीटिंग होनी थी 9 बजे के बाद तक उन्होंने डिलीवर करा जस्टिस एज पर दी मीडिया रिपोर्ट कि जो भी लोग हैं आज, क्योंकि छुट्टी होने वाली है, दशहरा की छुट्टी है और मैं सबको सुन के जाऊंगा विद जस्टिस हिमा कोहली। जरा अगर ऐसा हुआ तो हम उनको ये चीज नहीं कह सकते कि कोलेजियम सिस्टम की मीटिंग नहीं हुई। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, या फिर जजेस के लिए जस्टिस डिलीवर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें उसमें फर्क करना होगा, हमारे सिस्टम को फर्क करना होगा। अगर जजेस के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का प्रेशर ज्यादा है तो वो प्रेशर कैसे कम करा जा सकता है, उसके लिए एग्जीक्यूटिव है, उसके लिए लॉ कमीशन की रिपोर्ट है। हम उनको क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से आज की डेट में देखते हैं। मेरा ये मानना है सर, खाली कोलेजियम को अगर हम बोल दें कि कोलेजियम की वजह से ही पेंडेंसी है, ऐसा नहीं है। मेरा ये भी मानना है कि खाली जजेस की वजह से हम ये बोलते कि पेंडेंसी है, ऐसा भी नहीं है। लिटिगेंट्स जानबूझ करके केसेस डिले करते हैं, जानबूझ करके एक पार्टी दूसरी पार्टी को हरास करने के लिए केसेस खींचती है। वकीलों का भी रोल रहता है, वकील भी सही गाइडेंस देते हैं, कई बार बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, कई बार बहुत गलत गाइडेंस देते हैं। तो सर हम ऐसे पारदर्शिता क्यों नहीं लाते अपने उसमें।
हमारे को लाना चाहिए ऐसा सिस्टम जो कि दिखाए कि हाँ भाई ये सब चीजें पारदर्शिता में आती हैं, हमारे को सब चीजें क्लियर दिख रही है, क्रिस्टल क्लियर है, मगर ऐसा नहीं होता है। तो सर खाली ये चीज बोल देना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो ये भी चीज गलत होगी अगर हम आज की डेट में जल्दी जल्दी करने लगे कि जस्टिस हरिड इज ऑल्सो जस्टिस बरिड। अगर हम जल्दी जल्दी जस्टिस देने लगेंगे, जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि भाई हर चीज जल्दी हो जाए, तो दैट इज ऑल्सो जस्टिस बरिड। तो हमारे को एक ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जो हमारे पूरे इंडिया को, पूरे भारतवर्ष को कवर करता हो, खाली एक रीजन को नहीं, खाली एक पर्टिकुलर स्टेट को नहीं, क्योंकि हो सकता है किसी स्टेट में केसेस कम हो। आज की डेट में अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा पेंडेंसी है। ये हमारा अभी किरण रिजिजू साहब ने उन्होंने अभी ये 2 अगस्त को एमपी राज्यसभा में उन्होंने ये चीज बताई। विनीत जी, हम लोग दूसरे राउंड में इन मुद्दों पर आएंगे। आपका पूरा स्पष्ट मत है कि केवल कॉलेजियम सिस्टम को नहीं माना जा सकता, इसका जिम्मेदार एक सिस्टम तंत्र डेवलप किया जाना चाहिए। बहुत सारी बातें आपने कही कि भाई अगर कोई सिस्टम हमने लोक अदालतों की तरह क्यों डेवलप नहीं किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर कोई देश में बड़ा चर्चित कोई कांड हो जाता है तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर उसको डिसाइड करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और 14वें वित्त आयोग में सुझाया गया 1800 फास्ट ट्रैक अदालतों में केवल इस देश में 896 कार्यरत हैं। ये आंकड़ा जुलाई तक का है। इन अदालतों में करीब 13,18,000 मामले लंबित हैं। और फास्ट ट्रैक भी मुझे लगता है अगर उसी तरीके से जो जैसा इनका नाम है उस तरह ये काम करने लगे, उस तरीके से फास्ट काम होने लगे तो बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हमने विकल्प क्यों नहीं तलाशे, ये भी बड़ी बात है। प्रोफेसर डॉक्टर मनोज दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, अवध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं, शिक्षाविद हैं, विश्लेषक हैं, समीक्षक हैं। डॉक्टर साहब, एक आम आदमी के नजरिए से बहुत सारी बातें आपने सुनी कॉलेजियम सिस्टम को लेकर। जस्टिस पांडे जी ने कहा, नकवी साहब ने विचार रखे, माननीय अधिवक्तागण हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी अपनी राय रखी। एक आम आदमी, आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप बहुत यूनिवर्सिटी में लंबे समय तक रहे हैं, आम आदमी क्या सोचता है न्याय के प्रति? और जब न्याय देर से होता है, विनीत जी ने कहा कि अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो वो भी अन्याय हो जाएगा। जी हाँ, धन्यवाद दुर्गेन जी। सबसे पहले तो पांडे जी को प्रणाम करता हूँ। बहुत समय बाद आपने इनके दर्शन करा दिए मुझे। बहुत वर्षों से जानता हूँ। पांडे जी बहुत ही मुखर भी रहे हैं और उन्होंने एक ऐसी विचित्र पुस्तक भी एक जमाने में लिखी थी जिसने काफी ज्यादा बवाल इस फील्ड में इसमें आया किया था। लेकिन मैं केवल 2-3 बातें कहकर अपनी बात कहूंगा, क्योंकि मैं इस पूरी आपकी जो मंडली में शायद मैं और आप ही 2 आदमी जो है वो कॉमन आदमी। मैं जूनियर मोस्ट हूँ, मैं जूनियर मोस्ट हूँ। मैं बिल्कुल बात से बात निकाल रहा हूँ, बिल्कुल मुझे कोई कुछ भी कहने का अधिकार है नहीं। तो मैं भी आप ही की तरह हूँ। मैं इस व्यवस्था से न तो पीड़ित हूँ न प्रताड़ित हूँ। हाँ, देखा जरूर है, देखा हूँ और एक कॉमन सिटीजन की तरह से इसको समझने की कोशिश जरूर करता हूँ। लोक प्रशासन का विद्यार्थी हूँ, नीति की व्यवस्था समझने की कोशिश करता हूँ। जी 2 चीजें हैं। कोई भी नीति जब बनती है उसके अंदर दो तत्व होना जरूरी होता है। एक होता है जिसको हम कंटेंट कहते हैं, एक जिसको हम इंटेंट कहते हैं। हम बहुत सारी बातें कंटेंट पे करते हैं और उससे इंटेंट को ध्यान देने की कोशिश करते हैं। मेरा यह मानना है कि यदि इंटेंट सही हो तो कंटेंट्स की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। हमारी ये व्यवस्था केवल न्यायिक व्यवस्था के अंदर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सामान्य व्यवस्था के अंदर बात हो गई है। हाँ। हम अगर अपनी देखिए, पूरी व्यवस्था के लिए 4 विंग्स हैं। आपको दिया गया है 4 विंग्स दिए गए हैं जी। सबसे पहले आपकी जो है लेजिस्लेचर आती है जो कि संसद है, एग्जीक्यूटिव आती है, उसके बाद जुडिशरी आती है, चौथे में आप आते हैं जो सामान्य जिसको हम पत्रकारिता कहते हैं या मीडिया कहते हैं। ये 4 स्तंभ है। नहीं, हम लोग तो सर सो कार्ड वाले हैं। 3 स्तंभ हैं, हम लोग सो कार्ड हैं। मैं चारों को लेकर चलता हूँ जी जी जी। होते हैं, लेकिन इन 4 स्तंभों के अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, जिनको मैं कहता हूँ 4 बलून्स हैं, जिनमें चारों में हवा भरी हुई है और चारों में बराबर की हवा यदि भरी रहेगी तो चारों एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं और व्यवस्था ठीक चलती रहती है। ठीक। लेकिन जैसे ही एक बैलून कमजोर होता है, दूसरी बैलून अपने आप को फुलाकर उसकी जगह ले लेती है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा जब हम लोग जिसको जुडिशियल एक्टिविज्म का नाम हम लोगों ने दिया था, जुडिशरी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी और उसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हुई। क्यों हुई? क्योंकि एग्जीक्यूटिव इनएक्टिव हो गई थी, इसलिए जुडिशरी एक्टिव हो गई थी। ठीक बात है। लेजिस्लेटिव अपना काम नहीं कर रही थी, इसलिए जुडिशरी एक्टिव हो गई, उस स्पेस को भर रही थी जाकर।
आज की तारीख में जब आपने देखा कि जुडिशरी के अंदर भी कुछ समस्याएं हैं, सामने आ गई हमारे, ये जो कॉलेजियम की व्यवस्था है ये परफेक्ट व्यवस्था नहीं है। हमें एक चीज तय कर लेनी चाहिए कि क्या हम एक दूसरे पर विश्वास के साथ चलेंगे या अमेरिका की तरह एक दूसरे पर अविश्वास की व्यवस्था को स्थापित कर लेंगे। अमेरिका की व्यवस्था अविश्वास पर चलती है, आप हमको ट्रस्ट नहीं करें, हम आपको ट्रस्ट नहीं करें, इसे चेक एंड बैलेंस करेंगे। या तो हम एक दूसरे को ट्रस्ट करके व्यवस्था लगाएं, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ब्रिटिश सिस्टम आता है, या हम एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करके चले। हम दोनों के बीच में घालमेल नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जुडिशरी तो बिल्कुल परफेक्ट भगवान की बनाई हुई व्यवस्था रहे, लेकिन रजिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटिव इंसान की बनाई हुई ऐसी व्यवस्था है जिसके ऊपर कोई चर्चा भी ना हो। ऐसा नहीं हो सकता है। सारी की सारी व्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ मिलकर ही चल सकती है। दूसरी फंडामेंटल प्रॉब्लम बहुत सारी हो गई है। हम जब जुडिशरी की बात करते हैं, जिसको हम न्याय व्यवस्था कहते हैं, मैं ये क्वेश्चन उठाता हूं कभी कभी, क्या यह न्याय की व्यवस्था कर रहे हैं या ये विधि की व्यवस्था कर रहे हैं? क्या विधि को स्थापित करने के चक्कर में न्याय कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं जुडिशरी के पास, वो इतने अधिक है कि शायद उनकी संख्या केवल बता दी जाती है, हम लोग डर जाते हैं कि ये देश में न्याय हो पाएगा क्या, इन केसेस के साथ, पेंडेंसी के साथ हो पाएगा क्या कभी। दूसरी बात जो भाई हमारे नकवी साहब ने बहुत अच्छी बात कही, जो मेरी पसंद की बात है, कि हम केवल जुडिशरी में ही न्याय नहीं कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव को भी न्याय करना है, वहां भी मजिस्ट्रियल ड्यूटीज है। कौन से केसेस न्याय में न्यायपालिका के पहुंच रहे हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डिसाइड ही नहीं कर रही है, जो लेजिस्लेचर डिसाइड ही नहीं कर रही है, वो मुकदमे। हम एक समय की बात है जब पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, 29 साल तक पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। वो समय था जबकि रेवेन्यू के केसेस ने जुडिशरी को पूरी तरह से पैरालाइज कर रख दिया। इतने केसेस आ गए थे। ये केसेस पंचायत में, न्याय पंचायत में सॉल्व हो सकने वाले केसेस हाई कोर्ट में जा रहे थे, लोअर कोर्ट्स में जा रहे थे और भर रहे थे कोर्ट्स की जगह पूरी। तो व्यवस्थाओं में सबको अपना अपना कर्तव्य निर्धारण करने की बात बनती है, तब तो जुडिशरी के ऊपर मैं उंगली उठाऊं। लेकिन जब सबके ऊपर उंगली उठ रही होंगी तो एक दूसरे के ऊपर एक उंगली उठ रही होगी, 3 अपने ऊपर जा रही होंगी, यही समस्या बनी रहेगी जब तक कि हम आत्मचिंतन करके सारे की सारी व्यवस्थाओं को एक साथ समग्रता के साथ, जो आपने समग्रता की बात की थी, इंटीग्रेशन के साथ नहीं देखेंगे तो हम एक दूसरे के ऊपर केवल शक करते रहेंगे और एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते रहेंगे और न्याय अल्टीमेटली पब्लिक को, सामान्य जन को नहीं प्राप्त होगा। मैं खुद भुक्तभोगी हूं, पांडे जी मेरे बड़े भाई हैं, जानते हैं, 21 वर्ष फास्ट ट्रैक अदालत में मेरे ऊपर गोली चलाने का मुकदमा चल रहा है। वो सारे के सारे अभियुक्त धीरे धीरे भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन न्यायालयिका को प्यारे आज तक नहीं हो पाए वो। लेकिन मुझे इससे भी कोई शिकायत नहीं, मैं जानता हूं व्यवस्था इस प्रकार की है। ये प्रक्रियात्मक समस्याएं हैं जिनको सुधारे बगैर हम अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच सकते। और न्याय केवल न्यायाधीश के स्तर पर होता हो ये संभव नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया में अंदर अन्याय अगर होगा तो न्यायाधीश तक पहुंचने वाली न्याय व्यवस्था भी ध्वस्त ही हो जाएगी। हम लोग ये कहते हैं, आपने देखा होगा वो फिल्म में भी यही डायलॉग था, आपने भी अभी ये डायलॉग किया कि जुडिशरी हमारी अंतिम होप है। लेकिन ये अंतिम क्यों है? पहले की होप्स कहां जाती है? अगर उनसे होप्स खत्म हो गई है तो फिर जुडिशरी की होप को हम सारी के सारे ओवरलोड कर रहे हैं जाकर, और इतनी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं उस अंतिम होप की तरफ। उसको देखकर खुद एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सोचना होगा कि हमने कितना निराश किया है लोगों को कि सब आखिरी होप की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। बड़ा सवाल है। प्रोफेसर डॉक्टर दीक्षित ने बड़ा सवाल उठाया। जस्टिस पांडे साहब के पास चलते हैं। पांडे सर, बहुत सारे ना कहते हुए भी प्रोफेसर साहब ने बहुत सारी बातें कह दी और वो खुद भी भुक्तभोगी हैं। और फास्ट ट्रैक, ऐसा कौन सा फास्ट ट्रैक है जो 21 साल से भी मुकदमे नहीं? उसको फास्ट कहना भी नहीं चाहिए सर। एक तो मेरा ये प्रश्न है। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो आपसे ही है मेरा, कि अगर कॉलेजियम सिस्टम नहीं दक्ष है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई वो जो सरकार ने व्यवस्था बनाई थी उसको उन्होंने खारिज कर दिया कि ना ये असंवैधानिक है, ये संवैधानिक कहीं नहीं, हम ठीक कर लेंगे व्यवस्था। तो फिर क्या सिस्टम करा जाना चाहिए? क्या इंडियन जुडिशरी सर्विस को इन्वॉल्व करना चाहिए? इस तरह की कोई व्यवस्था करनी चाहिए, उससे लोग निकल कर आए? पांडे सर। देखिए, प्रोफेसर दीक्षित साहब ने जो बात कही वो बहुत बड़ी कथा है और उन्होंने इस देश के लोग जो अनुभव करते हैं, बिल्कुल मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल उन्होंने इस पूरे देश के जो लोग भी अगर मुकदमे में किसी भी तरह से अगर कहीं इन्वॉल्व हुए तो उनकी सबकी व्यथा उन्होंने कह दी।
और हमको अगर जुडिशरी को इसी पैमाने पर हमको देखना है, हम अपने जुडिशरी को जो जजेस बैठे हैं उनके दृष्टिकोण में क्या व्यवस्था चल रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है। जुडिशरी को इस दृष्टि से देखना है कि आम आदमी जुडिशरी के बारे में क्या सोच रहा है, उसको राहत मिल रही कि नहीं मिल रही है, उसकी व्यथा का हम निराकरण कर पा रहे नहीं, उसके समस्याओं का उपचार कर पा रहे कि नहीं, ये जुडिशरी सोचना है। अब ये देखिए, ये तो हमारे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों विंग को बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जुडिशरी को भी दिया है, एग्जीक्यूटिव को भी दिया है और लेजिस्लेचर को दिया है। लेजिस्लेचर तो हर 5 साल में अपने पूरे चुनाव कर लेती है। सभी 500 सीट, अगर पार्लियामेंट 540 है तो 540 हर 5 साल बाद आ जाते हैं। उसी तरह लेजिस्लेचर है, वो जितने संख्या सब के सब आ जाते हैं। हाई कोर्ट में वो उसी तरह एग्जीक्यूटिव में जितने पोस्ट भरने हैं उनको भर लेते हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुडिशरी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों नहीं, हम पहले, बड़ी बात और दूसरी बात तो बाद में हम कहेंगे, ये व्यवस्था को क्यों नहीं दुरुस्त किया जाता है कि हम जितनी पदें हैं वो हम पूरी हमेशा फुल स्विंग में रखें। तो बात की बात है कि कितने मुकदमे नहीं रखते कितने, जब हम पूरे फुल स्विंग में अपने नहीं चला पाए, अगर 150 सबसे ज्यादा इलाहाबाद हाईकोर्ट में करीब 180 जगहों का या 70 आज तक कभी 100 जज है, कभी 125 जज है, 40-50 हमेशा खाली कर। ये आज से नहीं चला, ये कम से कम 10-15 साल से, जब से ये पोस्टेड हो तब से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जाके अब थोड़ा बनने लगे हैं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में सालों साल खाली। इसी तरह जो फुल स्विंग में जो आपकी क्षमता है, देश में ना पैसे कमी है, ना लोगों की कमी है, ना वकीलों की कमी है, ना एक्सपीरियंस लोगों की कमी है, फिर क्यों नहीं बढ़ते आप? और ना मुकदमों की कमी है, तो ये कोई चीज की कमी है नहीं, फिर इन पदों को भरा क्यों नहीं जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल जुडिशरी को है। और जुडिशरी के लिए कोई लेजिस्लेशन जिम्मेदार है और न जिम्मेदार है, इसको खुद ही इनको भरना है, इनको खुद ही करना है। तो जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी इनको मिल रहा है कि कम से कम फुल स्विंग में फंक्शन तो करें, ये तो नंबर 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद और एक बहुत बड़ी चीज है, रिफॉर्म के तो आप बहस करिएगा तो उसके लिए 2 घंटा 3 घंटा अलग से कभी डिबेट करा लीजिएगा, अलग बात। हम रिफॉर्म की बात नहीं करते हैं। आप अपने जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1, कि आपको सारे पदों पर सबको भर के रखना पड़े। अगर सारे पदों को आप भर देकर देखिए, बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे, फिर आप में भी इफिशिएंसी आएगी, कॉम्पिटेंट लोग आएंगे, अच्छे लोग आने लगेंगे, तो ये आपके जल्दी मुकदमे फैसले होने लगेंगे, क्योंकि कॉम्पिटेंट लोग ही जाते हैं। तो इशू देखिए, बहुत सा हमारे देश में डेमोक्रेसी में कुछ इतनी विकृतियां आ गई हैं जिसके नाते इंस्टीट्यूशन तो हमारे खत्म हो चुके हैं, बर्बाद हो। अब इंडिविजुअल जो है वो जहाँ जाते हैं अच्छा काम कर देते हैं। जैसे व्यक्तिगत रूप से मेरी जानकारी है, प्रोफेसर दीक्षित गए फैजाबाद विश्वविद्यालय में, इन्होंने 3 साल काम किया, बहुत सारे सुधार कर दे, लेकिन ये इनका इंडिविजुअल एफर्ट था, वो इंस्टीट्यूशन ने नहीं कर दिया कि फैजाबाद यूनिवर्सिटी इनके जात का। जैसे प्रोफेसर दीक्षित पहुंचे फैजाबाद यूनिवर्सिटी में, सारे फुल महकने लगे, इन्होंने जाके मेहनत किया, लोगों को विश्वास में लिया और लोगों को एक फोकस किया कि हमें ये दृष्टि से काम करना है और उसमें सक्सेस। उसी तरह हमारे देखिए, हर जज यहाँ इंडिपेंडेंट है और हर जज, सबसे बड़ा जिम्मेदारी जज को है, वो हर मामले में इंडिपेंडेंट है, अपने कोर्ट का मास्टर है, वो जो चाहे जैसे वो मुकदमा करे। सर मेरा मूल प्रश्न अभी अनुत्तरित है। मेरा मूल प्रश्न ये है कि क्या ये भी अभी जो सिस्टम पर भी आरोप लगता है, कॉलेजियम सिस्टम पर, कि कुछ खास लोग ही जज बनते जाते हैं, ये भी आरोप लगता है, बड़ी कटु बात है। ये कहा जाता है कि भाई अगर इसमें एक सिस्टम है कि जो काबिल लोग हैं उनको मौका नहीं मिलता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने में, ये भी बात कही जाती। मैं नहीं जानता, मुझे ये आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये बात अक्सर कही जाती है। और ये भी कहा जाता है कि क्या कॉलेजियम को संवैधानिक दर्जा है क्या, ये भी सवाल उठता है। तो सरकार इसमें कुछ नए सिरे से कुछ मानक तय करके कुछ अगर करे, या कोई इंडियन जुडिशरी सर्विसेज का आगाज किया जाए, इस तरह की कुछ व्यवस्था पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, पहली बात ये हमसे पूछ रहे हैं। हाँ डॉक्टर, आप ही से पूछ रहे हैं पांडे साहब। देखिए, पहली बात ये कि ये जो आपने आरोप लगाया वो आपका आरोप नहीं है, करीब करीब सभी का है। सब लोग कहते हैं, कितने बार अखबारों में छप चुका है, कितने बार मीडिया में आ चुका है कि जजेस के परिवार के लोग, जजेस की रिश्तेदारी ज्यादा संख्या में जज बनते हैं। तो भाई भतीजे बात के आरोप बहुत लगता है, और इस बात को यही बार बार इस बात को जुडिशरी को समझना चाहिए। वो खुद अपने कोर्ट के मास्टर है ना, उनको खुद समझना चाहिए। अगर ये आरोप लग रहा है तो उन्हीं को दूर करना है, इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? उन्हीं को वही सब करना है। दूसरी बात है, उन्हें लग रहा है कि जब ये उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने
ये बैठ के तय कर दिया कि हम जुडिशियरी कॉलेजियम सिस्टम को लागू करेंगे और हम गवर्नमेंट का जो सिस्टम पहले था उससे बेहतर सिस्टम लाएंगे। तो ये भी उनकी जिम्मेदारी है कि ये दिखा दें कि देश के सामने कि हम उसे बेहतर सिस्टम, जो गवर्नमेंट का सिस्टम था उससे बेहतर हमारे पास जजेज आ रहे हैं। जब कॉलेजियम सिस्टम नहीं था, वो गवर्नमेंट के सिस्टम में जो चल रहा था पहले, उसमें उतने अच्छे जज नहीं आ रहे। जब हम आए तो अच्छे जज आ रहे हैं और कॉम्पिटिशन नहीं साबित करने में सफल हुए। अब आपकी स्टेटस तो आपने खुद ही, और गवर्नमेंट ने तो एक कानून बताया, गवर्नमेंट के पास चाहती तो आपने अगर उसको डिक्लेयर कर दिया कि वो कानून अल्ट्रा वायरस है, संविधान के खिलाफ है, तो गवर्नमेंट को हाथ बंधे नहीं है। गवर्नमेंट चाहती तो दूसरा कानून लाके कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरा अमेंडमेंट ला सकती थी, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके। लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, हमें जजेस को ये जिम्मेदारी देना चाहिए। अगर जजेस कह रहे हैं कि वो कॉलेजियम सिस्टम उनका बेहतर कर सकते हैं, तो उन्होंने पार्लियामेंट ने कोई दूसरा कानून नहीं लाया। तो जजेस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अगर पार्लियामेंट ने दूसरा कानून नहीं लाया तो हमें और जिम्मेदारी से और ईमानदारी से और अपने में आपस में सहयोग से बेहतर सिस्टम देना चाहिए, और वो सजेस्ट कर सकते हैं। अगर ये कॉलेजियम सिस्टम नहीं है तो एक होता क्या है कि कॉलेजियम के बाद एक वर्किंग है, ये जो प्रक्रिया है वो कैसे लागू, उस प्रक्रिया में अगर कहीं कॉम्प्लिकेशन है तो उस प्रक्रिया में आप सिंप्लीफाई करिए और लोगों को विश्वास दीजिए, ट्रांसपेरेंसी हो, कॉम्पिटेंट लोग आवे, कहीं आप उंगली ना उठे, और जल्दी जल्दी आप एक बार नहीं महीने में 2 बार कॉलेजियम बैठाइए, वो रोक रहा है आपको। सब चीज ठीक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात पांडे सर ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। नकवी साहब के पास चलते हैं। नकवी सर, पांडे सर ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। बहुत हरदम जैसे आप बेखौफ तरीके से कहते रहते हैं चीजों को, आज भी बहुत मजबूती के साथ में चीजों को रखा कि भाई इनको होना चाहिए और सारी चीजें इसी तरीके से होनी चाहिए। मेरा जो मूल प्रश्न है वही आपसे है कि क्या कॉलेजियम सिस्टम की जगह कोई भारतीय जैसे इंडियन सिविल सर्विसेज उस तरह की कोई जुडिशरी सर्विस लाने की जरूरत है ताकि ये झंझट खत्म हो जाए कोई? ये बिल्कुल बात जो आपने रखी, आखिर में सवाल रखा, और मैं सहमत हूं कि हमें चेंज की जरूरत है, हमें रिफॉर्म की जरूरत है। और इंडियन जुडिशियल सर्विस का जो कॉन्सेप्ट था, जो बहुत दिनों से एक फिलोसॉफिकल लेवल पे चलता रहा, उसकी जरूरत है। जहां तक प्रोफेसर दीक्षित ने बड़ी अच्छी बात कही कि डिले के बारे में, तो मैं एक शेर आपसे शेयर करूंगा। इंसाफ की भीख कैसे मिलती, इंसाफ की भीख कैसे मिलती, कानून शहादतों में गुम था। हम प्रोसीजर की ज्यादा परवाह करते हैं, हम एंड रिजल्ट जस्टिस की परवाह नहीं करते। ये हमारी सिस्टम की बहुत बड़ी खराबी है। जो सीपीसी हो या और बहुत से लॉज हो, वो इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि वाकई उसके अंदर डिले होना नेचुरल है। एक हम बात डिले की कर रहे हैं, दूसरी बात हम अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब आप देखिए, एक लड़का पीसीएस बन के आता है, पीसीएस जुडिशियल, वो उसका एक रीच है, ऊंचाई तक नहीं जा सकता। उसके बाद एडीजे एचजेएस की सर्विस है, और जो एचजेएस नहीं बना और जो मुंसिफ नहीं बना वो हाईकोर्ट जज बन सकता है। अब ये देखिए, ये सिलेक्शन है। छोटे जो कंपटीशन पे जुडिशियल सर्विस अपॉइंट जो ऑफिसर आता है वो कंपटीशन से आता है, और हायर जुडिशरी में आदमी मैनिपुलेशन से आता है। ये मैं बहुत एक कटु सत्य है। ऐसी बात नहीं है कि कमी हम देख रहे हैं, पॉजिटिविटी भी बहुत है, काम बहुत अच्छा हुआ है जुडिशरी का। बहुत थोड़ी सी चीजें हैं जो सही हो जाए तो सिस्टम और अच्छा हो जाए, कमी हम निकाल सकते हैं। चेंज इज द नीड ऑफ द आवर। ये वक्त की जरूरत है। प्राइमेसी एग्जीक्यूटिव पे भी नहीं होनी चाहिए अपॉइंटमेंट की, और प्राइमेसी चीफ जस्टिस जो कॉलेजियम है 4-5 जजेस का, वो भी नहीं होना चाहिए। ये उनके पास कौन सा आला है कि वही मान लें कि साहब ये आदमी बहुत अच्छा है। ये इट इज वेरी सिलेक्टिव, और चंद खानदानों की जजेस ये पब्लिक महसूस करती है कि वही है हिंदुस्तान के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशल जस्टिस का जमाना है, बंटना चाहिए चीजें आम तौर पर। आम हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिलना चाहिए रिप्रेजेंट करने का। ठीक है जी चौहान साहब, बहुत अच्छी डिबेट है, बहुत मुबारक। जी मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सुनील सिंह के पास चलते हैं। सुनील जी, बहुत महत्वपूर्ण बात दोनों जस्टिस और प्रोफेसर दीक्षित साहब ने बड़ी अच्छी सिस्टम से चीजों को रखा, लेकिन नकवी साहब भी ये सवाल उठा रहे हैं और जस्टिस पांडे सर ने भी ये सवाल उठाया कि भाई ये उन्हीं को ठीक करना होगा। अगर सरकार ने आपको जिम्मेदारी दे दी, नहीं तो कोई अमेंडमेंट लाकर कुछ कर सकती है। लेकिन भारतीय न्यायिक सेवा की बात लगभग दोनों लोग सहमत हैं। आपका क्या मत है इस पर? बहुत शीघ्रता से, क्योंकि मंथन अंतिम चरण में, मैं निवेदन करूंगा कि बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। बड़े से अपने दोनों बड़े भाइयों से अपने ओपिनियन को अलग मानता हूं।
जब पुलिस एनकाउंटर करती है और ठोकती है गिरा करके, तो आप भाग के जुडिशरी के पास जाते हैं, तो 32 में और 226 में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भगवान हो जाती है। जब गुजरात मजिस्ट्रेट के मुंह में पिस्टल डला के शराब पिला के पुलिस बांधती है, तो दिल्ली जुडिशियल सर्विस का केस आता है। जुडिशरी के एक नहीं 1 लाख एग्जाम्पल है जब जुडिशरी ने आपके देश को गत से उठा करके आसमान में लेके बात करता हूं, मैं डिफेंड करता हूं। हाई कोर्ट के जो जजेस अपॉइंट होते हैं, जो मुंसफ की परीक्षा नहीं देते हैं, उन वकीलों की गरीबी और गुर्बत को आप जानते नहीं। और हाई कोर्ट में इतनी अच्छी और इतनी पोर्टेबल जज, आज की डेट में मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट उठाता हूं, जो लोग हुए हैं, मैं नहीं मानता हूं कि नेपोटिज्म होता है। कहां नहीं होता है? पॉलिटिक्स में नहीं होता है, या दरोगा जी के बेटे को मिठाई नहीं पहुंचता, या डीएम साहब के यहाँ सलामी नहीं पहुंचती, या उनके बच्चे नहीं अच्छे सिनेमा हॉल का टिकट जल्दी पा जाते हैं। नेपोटिज्म कहां नहीं है? तो मनुष्य मात्र नेपोटिज्म पे डिपेंड करता है। हमारी जुडिशरी अनमैचेबल है। पूरे विश्व में इंडियन जुडिशरी ने उसमें कोई सवाल उठा ही नहीं रहा। वो तो कह रहे हैं कि भाई पांडे साहब कह रहे हैं कि अपने सिस्टम को सुधारना चाहिए। नहीं सर, सुधरेगा सर आपके जब ये जो एग्जाम दे करके जो लोग आते हैं और इनका जजमेंट हम लोग पढ़ते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो हम उसमें खामी निकालते हैं, तो फिर हाई कोर्ट उसमें अपील अलाउ करती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की एक ठीक बात। विनीत आनंद साहब फाइनल कमेंट आपका लेंगे कि कुल मिलाकर सुनील सिंह ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, वो 2-3-4 उन्होंने उदाहरण भी दिए, और वो कह रहे हैं कि जो मौजूदा सिस्टम है वो ठीक है, उसमें कोई बहुत बदलाव की जरूरत नहीं है। विनीत आनंद साहब। सर सिस्टम बिल्कुल ही ठीक होता तो हम में से कोई यहाँ नहीं होता, हम ये डिबेट ही नहीं कर रहे होते, पहली चीज। और सर दूसरी चीज ये कि अगर सिस्टम में सुधार होगा तो हो सकता है अगर जो आज की डेट में जो सिस्टम सही है वो और ज्यादा अच्छा हो, और ज्यादा अच्छा करने के प्रति हमारे को ये चीज सोचनी चाहिए कि इसे हम हर वक्त अगर हम यही सोच लेंगे कि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है तो हम उसे और अच्छा कभी बनाएंगे ही। तो हमारे को हमेशा ये चीज सोच के चलना होगा कि आगे क्या है। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी लिटिगेशन, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप कंज्यूमर में जा सकते हैं, हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, आपका ये हक है। आज की डेट में हर औरत को अपना हक के बारे में पता है, तो उससे लिटिगेशन बढ़ रही है, उससे कोर्ट में केसेस बढ़ रहे हैं। मगर कोर्ट में अगर केसेस बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है? हम एक तरफ ऐड तो कर रहे हैं, हम जागरूक तो कर रहे हैं जनरल पब्लिक को, मगर क्या हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर साथ के साथ डेवलप कर रहे हैं? आज की डेट में 22% लोअर जुडिशरी की सीट खाली है। हम खाली कॉलेजियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मगर ऐसा नहीं है कि कॉलेजियम में सारी सीट भर दी है, हाई कोर्ट में सीट खाली नहीं है या सुप्रीम कोर्ट में सीट खाली नहीं रही, ऐसा रहा है। मगर हम पीछे ना जा करके अगर हम आज की डेट में अगर हम आगे बढ़ते हैं और आगे का देखते हैं तो हो सकता है हम सिस्टम को सुधार पाए, ठीक बात, हम अच्छा कर पाए, और हम ये जो पेंडेंसी है, जो करोड़ों में पेंडेंसी जारी है, उसे हम लाखों में ला पाए। लाखों में लाने के बाद हो सकता है हमारी पेंडेंसी बिल्कुल खत्म हो जाए। तो सिस्टम को सुधारने की बात है मेरे हिसाब से होने की, ठीक बात है। और सिस्टम सुधारा तभी जाएगा जब ऐसी डिस्कशनें होंगी, बातें होंगी, कैसे कैसे क्या हो सकता है। मैं नकवी सर के उससे भी बिल्कुल ये नहीं कहता कि नहीं गलत है, नकवी सर होता है सर, नेपोटिज्म भी है, मगर मैं सुनील सर से भी मैं ये नहीं कहता कि जजेस काम नहीं करते। जजेस बहुत ऐसे जजेस हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि चंद्रचूड़ साहब, जो जस्टिस चंद्रचूड़ और हेमा कोहली मैम अभी बैठे 9:30 बजे तक सुप्रीम कोर्ट बैठी है। निश्चित तौर पर भारतीय न्याय व्यवस्था पर हमें नाज है और पूरे विश्व में इसकी साख है। प्रोफेसर दीक्षित निवेदन के साथ 20 सेकंड में कि अब आम आदमी क्या न्याय अगर उसको देर से मिलता है तो वो क्या सोचता है, उसके मन में क्या छवि बनती है? अंतिम टिप्पणी मात्र 20 सेकंड में कृपया। मुझे लगता है प्रोफेसर दीक्षित मुझे लगता है कि अगर हम ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि हर जगह नेपोटिज्म है, इसके जुडिशरी में भी है, तो क्या गलत है? तो मुझे लगता है दैट्स द एंड ऑफ जस्टिस। उसके बाद कोई बहस का मुद्दा रह नहीं जाता है। अगर हर जगह नेपोटिज्म है तो जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि वो हर जगह की नेपोटिज्म को गलत सिद्ध कर दे, उसे रिजेक्ट करे। शुचिता लाने की जिम्मेदारी न्याय की, वो संरक्षक है, दे आर नॉट वन ऑफ द पार्टीज।
उनके संरक्षक है और वो संरक्षक का दायित्व उन्हें निभाना पड़ेगा, चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो। ये कोई साधारण बात नहीं है कि 3-3, 4-4 पीढ़ी तक लगातार लोग एक फैमिली से जजेस होते चले जाए। तो ये कौन सा डिस्पर्सल ऑफ सिस्टम है हमारा? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। अब वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकता। प्रोफेसर डॉक्टर दीक्षित का बहुत शुक्रिया, जस्टिस पांडे साहब का बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, नकवी साहब का, बीडी नकवी साहब का, पूर्व जज बहुत शुक्रिया, विनीतानंद साहब का और सुनील सिंह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया और आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमें ढेर सारा प्यार देते हैं, मंथन को देखते हैं। अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में एक माँ की महिमा और बेटे की मोहब्बत, ये ऐसा दृश्य, इस दृश्य के साथ आपको छोड़ जाएंगे। कहते हैं माँ तो माँ होती है। जब मोदी जी भी माँ से मिलते हैं तो वो दृश्य, भावनात्मक तस्वीरें टीवी के पर्दे पर और अखबारों में दिखाई देती हैं। आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी यात्रा में गई और वो अपने बेटे राहुल गांधी के साथ पैदल चल रही थी। उस दौरान उनके जूतों के फीते खुल गए। इस जो उनका जूता है उस पर नजर जब उनके बेटे राहुल गांधी की पड़ी तो वो वहीं रुक कर घुटनों के बल बैठकर अपनी माँ के फीते बांधने लगे। ये बड़ी भावात्मक तस्वीर आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बच्चा जब छोटा होता है तो माँ उसे स्कूल जाने के लिए तैयार करती है, तो माँ भी उस बच्चे के जूते के फीते बांधती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। छह माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। बुंदेलखंड या अवध, पूर्वांचल या पश्चिम, हर खबर की हमें खबर। यूपी लाइव में खबरों की चाल, हमारे रिपोर्टर्स की पड़ताल, सुबह 10 बजे, शाम 7 बजे। घटना या दुर्घटना, बदलती सियासी करवट, सूबे की हमें है आहट। महायूपी में देखें हर बड़ी खबर।